हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लगभग 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको दिन भर की प्रमुख खबरें जो कि अलग अलग सोर्सेज, द हिंदू, एक्सप्रेस, लाइवमेंट, आपका पीआईबी, वेरियस सोर्सेज से जितने भी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली जितनी सभी खबरें रहती हैं उन सबको टू द पॉइंट में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा रिवीजन के लिए। वो पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। जैसा आप लोग जानते हैं, सभी स्रोतों से प्रमुख जो हमारे स्रोत हैं, इन सभी सोर्सेज से हमारा ये जो करंट अफेयर है, पूरे दिन भर के करंट अफेयर को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हाईली आपका जो इनरिच्ड जो कंटेंट है वो आपको एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर मिलता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले डेली मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप ज्यादातर लोग नहीं देते। आई डोंट नो क्यों। मैं कहता हूं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखो, क्योंकि दोस्त अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये आप ही की भलाई के लिए मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्वेश्चन को आप सभी लोग कमेंट के अंदर आंसर करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं रेयरली कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन, अदरवाइज ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूं पीवाईक्यूज का। उन सभी टॉपिक से रिलेटेड, जिन सभी टॉपिक को हम यहां पर पढ़ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप अभी इसका आंसर कर पाते हो अभी आंसर करिए, अदरवाइज पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसका आंसर यहां पर कर पाएंगे। क्वेश्चन है, निम्न के बारे में सही कथन के बारे में बताएं। आपको सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में पुणे में करी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा करी गई थी। ऑप्शन है केवल ए, केवल दो, दोनों, और यहां पर कह रहा है कि दोनों गलत है। यहां पर ये आपको इसका जो जवाब है, जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर यहां पर इसका बताना है सभी लोगों को ना। जो पहली प्रमुख खबर है हमारी, वो पहली प्रमुख खबर है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इससे संबंधित क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट है इस बारे में, फिर इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो पेट्रोलियम उत्पाद, विशेष रूप से डीजल और रसोई गैस की जो खपत है, ये अंडमान और निकोबार द्वीपों में हाल के वर्षों में काफी ज्यादा हमें वृद्धि हुई है। इसमें ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका जो रोल है काफी ज्यादा बड़ा रोल रहा है, यानी कि अंडमान निकोबार जैसे एरिया में भी अगर इनका खपत इतना ज्यादा हुआ है, दैट मीन्स इस योजना की काफी जो सफल एक जो हमें इंप्लीमेंटेशन है वो हमें वहां पर देखने को मिलता है। अब इस योजना के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें मंत्रालय पता होना चाहिए। मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो मई 2016 में इसको शुरू करा गया था। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ग्रामीण और जो वंचित परिवार हैं उन सभी को, ये नहीं कि पारंपरिक तरीके से जो गोबर की उपले हैं या फिर लकड़ी हैं, धुआं की वजह से स्वास्थ्य पर जो इम्पैक्ट होता है, उन सभी चीजों से बचने के लिए जो गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर है वो प्रोवाइड कराना। जो पहले पारंपरिक ईंधन, लकड़ी, कोयले, उपले, इन सब का यूज करती थी जो माता बहन है, उनको ऐसा जो सिलेंडर है गवर्नमेंट सिलेंडर प्रोवाइड कराती है इसके अंदर। अब बेनिफिशियरीज हैं, उनको क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो सीधी सी बात है 14.2 किलो का जो सिलेंडर है उसके लिए 1600 रुपए उनको मिलते हैं, या फिर 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1150 की सहायता मिलती है। इसके अलावा सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो सभी हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको एलपीजी रिफिल और साथ ही साथ चूल्हा, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। और साथ ही जमा मुक्त कनेक्शन भी यहाँ पर इनको जो है, कनेक्शन भी इसके साथ में इनको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब यहां पर ऐसे राज्यों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो राज्य जहां 1 जनवरी 2016 इस पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में जो एलपीजी कवरेज कम थी, वहां पर ऐसी यहां पर जो प्रायोरिटीज है वो रखी गई थी। अब कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वयस्क महिला जो किसी गरीब परिवार से संबंधित हो, जिसके घर में पहले से कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तो वो उज्ज्वला 2.0 ये जो योजना है उसके अंतर्गत एलिजिबल होगी। साथ ही साथ इनको निम्न श्रेणियों में से किसी भी एक में आना चाहिए, यानी कि ये सभी, इन सभी कैटेगरीज में से किसी एक में अगर आप आते हैं तो इस योजना का लाभ आपको यहां पर मिलता है। इसमें आप देखेंगे यहां पर जो जनगणना 2011 है, इसकी सूची के अनुसार जो पात्र लोग हैं, एससी एसटी परिवारों से संबंधित लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, अंत्योदय अन्य योजना, यानी कि टोटल सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं को यहां पर टारगेट करा गया है, जिनको इसकी ज्यादा समर्थन की आवश्यकता होती है। ट्राइबल लोग हैं, वनवासी हैं, या मान लो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, चाय और बागान वाली जनजातियां हैं, नए द्वीपों में रहने वाले लोग हैं, ये सभी इस पूरी पूरी योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर आते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें, यदि कोई महिला इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती है, अगर इन जो ये जो यहाँ पर कैटेगरी बनाई गई हैं, अगर महिला इन श्रेणियों में नहीं आती हैं, तो वो दरअसल एक सिंपल सा 14 पॉइंट का एक डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो प्रस्तुत करने के बाद ये दावा कर सकती हैं कि वो गरीब परिवार से संबंधित है, उनको भी ऐसे कनेक्शन की आवश्यकता है। एक्सक्लूजन्स के बारे में बात करें तो पुरुष जो सदस्य हैं वो किसी भी घर से इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महिलाएं को ही यहाँ पर जो एलिजिबल है, महिलाओं के नाम पर ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन यहाँ से इश्यू होगा। इस तरह से टू द पॉइंट पूरे तरीके से हम अपना ये पूरा कंटेंट है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं।
दूसरे टॉपिक पर बढ़े उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आप सबके लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक ही जगह पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। इन सभी हमारे जो मॉड्यूलर्स हैं GS 1 2 3 4 ऐसे एंड इथिक्स में आप इनको बहुत मिनिमल प्राइजेस पर आप लोग इनको जो है अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए किसी भी अगर आपको कोई भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए आप शुभ 50 कोड इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इस दिए गए मेल पर भी कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं ना। एक बड़ी चीज, केवल ₹1 में आप जो टॉपर्स हैं यानी कि जो ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके हैं उन लोगों से आप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम रैंकर सक्सेस प्रोग्राम कह रहे हैं। इसमें ये जो हमारे ये जो काफी जो मतलब ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके हैं जो रैंकर्स हैं उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी। टॉप रैंकर से सीक्रेट रिवील करे जाएंगे उनके द्वारा, क्वेश्चन आंसर वो सेशंस हैं वो होंगे, और साथ ही साथ अलग अलग तरीके के जो आपको सेशंस हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रैंक होल्डर हैं, यानी कि ये रैंक वाले जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। वो लोग आपको इन सभी मुद्दों के बारे में बताएंगे, उन सभी मुद्दों के बारे में आपको गाइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, तो वो इस तरह से आपको यहाँ पर बता रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई भी कोर्सेज वगैरह चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके आप जो है सीधा मूव कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर रुद्रास्त्र से संबंधित। आप देख सकते हैं इसका इमेज यहाँ पर ये है। तो दरअसल भारत की नवीनतम स्वदेशी युद्ध क्षेत्र तकनीकी रुद्रास्त्र जिसका नाम है, इसका भारतीय सेना के द्वारा भी हाल फिलहाल में सफल तरीके से टेस्टिंग इसकी यहाँ पर करी गई है। अब ये है क्या, तो दरअसल ये हाइब्रिड है लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जिसे VTOL कहते हैं, ये ड्रोन है। दरअसल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग जानते हैं कि इसमें दरअसल दोनों तरह के फीचर मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हेलीकॉप्टर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ है, अगर ये हेलीकॉप्टर है तो ये सीधा सीधा ऊपर की ओर वर्टिकल तरीके से उठ सकता है। लेकिन जो विमान होते हैं वो इस तरह से ये अपना पहले रनवे पर चलेगा, उसके बाद ये उड़ान भरेगा। ये दोनों तरीके से चल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड इसके द्वारा इसको जो है यहाँ पर विकसित करा गया है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इस फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखेंगे ना केवल हेलीकॉप्टर की तरह ऊर्ध्वाधर उड़ान भरेगा ये, बल्कि विमान की तरह क्रूज भी कर सकता है, जिससे ये बहुउपयोगी और पहचानने में कठिन बन जाए। जैसे मैंने बताया ऐसे भी उठेगा वर्टिकल भी और ऐसे भी चलेगा, दोनों तरीके से मूव कर सकता है। ये ड्रोन स्मार्ट वॉरहेड से सुसज्जित है जो एंटी पर्सनल यानी कि मानव विरोधी भूमिकाओं के लिए बनाए गए हैं। ये दुश्मन के सैनिकों और ठिकानों को अत्यंत सटीकता से निशाना बना सकते हैं। तो ये यानी कि जो हमारा यहाँ पर चीजें देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी सेनाओं को और ज्यादा मॉडर्नाइज और ज्यादा सुसज्जित करने में हम लगे हैं। ये 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को ये यहाँ पर भेद सकता है। अब हम यहाँ पर देखें तो पोखरण रेंज में ये जो परीक्षण है इसके परीक्षण हमें देखने को मिले, तो उसके समय पर 170 किलोमीटर की पूरी रेंज यहाँ पर जो है इसको रिफ्लेक्ट करा गया, डिस्प्ले करा गया, और लगभग 90 मिनट तक इसको हवा में रखा गया। रियल टाइम वीडियो प्रसारित किया गया और फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहां से वापस आ गया जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी। इसके साथ साथ इसने एक एयरबस्ट गोला भी गिराया है जो जमीन के पास फटता है, जिससे व्यापक क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है, और ये शिविरों को, तोपखानों को नष्ट करने के लिए सही होता है। कि जैसे मान लो कहीं पर सैनिक हैं दुश्मन देश के, या फिर कहीं गोला वगैरह रखे हैं उनके जो आर्म्स एंड एमिनेशंस रखे हैं, वहां पर जाकर बस विस्फोट कर दो, वो सब खत्म। तो ये ऐसी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग भी हमें यहाँ पर इसकी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे ये चुपचाप अंदर घुस सकता है, यानी कि चुपचाप अंदर घुस के वार कर सकता है, लौट आएगा वापस से। और ये हमारा स्टैंड ऑफ वेपन, ये हमारा भारतीय सेना को एक इस प्रकार का जो वेपन है वो वेपन यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है। सिंपल सी बात, टू द पॉइंट, जितने फीचर्स थे उन सबको पढ़ लिया, जितनी इंफॉर्मेशन थी उनको जान लिया, आगे बढ़ते हैं सीधे। हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना। ये आप इसके रियल जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेपी के कुछ जो पोस्टर वगैरह है वो भी लगे हुए, क्योंकि यही जो कंपनी वो इसका यहाँ पर निर्माण कर रही है। अब हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के CM हैं, काफी दिन से ये लंबित पड़ी हुई है ये पूरी परियोजना। अब इसका नाम क्या है, तो शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना। नवंबर 2026 इसकी सख्त समय सीमा निर्धारित करी गई है कि जब तक ये पूरा होना चाहिए। दरअसल एक ये हाइड्रो पावर जो एक प्रोजेक्ट है जो कि सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बना हुआ है। तो जो ये रिवर है, ये रिवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिवर किस रिवर पर बना हुआ है, कौन सी रिवर इससे संबंधित है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जिसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके बिजली को उत्पन्न किया जाता है। यानी कि अगर रिवर फ्लो हो रही है तो उसी के माध्यम से टर्बाइंस वगैरह यूज करके हम यहाँ पर जो है बिजली का उत्पादन करते हैं।
कैपेसिटी के बारे में बात करें तो थीवाई 150 मेगावाट की फ्रांसिस टर्बाइनों के माध्यम से कुल 450 मेगावाट, जो कि प्रति वर्ष लगभग 1594 मिलियन यूनिट बिजली ये यहां से उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो आप यहां पर एक इमेज देख सकते हैं। इस तरह से जो पाइप लगे रहते हैं कि पीछे जो बांध के पीछे जो सरोवर बना रहता है, वहां से पानी लाने के लिए ऐसे पाइप ये लगे रहते हैं। तो इसका जो ग्रॉस हेड है, यानी कि इसका जो सकल सिर है, ये 128.57 मीटर और नेट जो हुड है इसका, ये इसकी डायमेंशन ये होंगी। इन्हें हम बोलते हैं पेन स्टॉक्स। ये जो पाइप आपको दिख रही हैं इनको पेन स्टॉक्स बोलते हैं। और ये वो पाइप या फिर नहरें जो जलाशय से टरबाइन तक पानी ले जाती हैं, यानी कि जलाशय से यही जो हमारे पाइप हैं बड़े बड़े पानी लेके जाएंगे, टरबाइन के ऊपर पानी गिरेगा, फिर वो घूमने के माध्यम से तब जाके वो बिजली बन रही होगी। टोटल नंबर 3 होगा इसमें, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। लंबाई 5.1 मीटर होगी और इस परियोजना से 1593 गीगावाट घंटा ये बिजली यहाँ से हमें मिलेगी। और ध्यान रखिए, इस जो योजना है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश पावर, इसके द्वारा इस योजना का यहाँ पर जो विकास है वो विकास हमें यहाँ पर किया जा रहा है। वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी ना। अगेन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, क्योंकि जितनी काम की चीजें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की उनको पढ़ेंगे और बिना किसी फालतू की इधर उधर की बात किए हुए हम सीधे तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। शारदा नदी के बारे में बात करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में शारदा नदी काफी ज्यादा न्यूज में थी। उसका रीजन ये था कि हाल में 4 किशोरों की शारदा नदी में नहाते समय डूबकर डेथ हो गई। तो सिंपल सी बात करें, उत्तर भारत और वेस्टर्न जो नेपाल है उसकी एक नदी है। थोड़ा सा हमारी जो मैपिंग है, मैपिंग हमारी यहाँ पर जरूरी हो जाती है। आइए मैपिंग के पर थोड़ा सा जो हम नजर है वो नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर मैप पर देख पाएंगे तो ये वाला एरिया है हमारा नेपाल से सटा हुआ। यहाँ पर जो बाउंड्रीज है बाउंड्रीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये काली यानी कि शारदा नदी इधर वाली है जो सबसे इधर है। ठीक है, वेस्ट में। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका करनाली रिवर है और आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली राप्ती रिवर है। और इस तरह से ये सारी की सारी मिलकर यहाँ पर घाघरा के अंदर मिल जाती है, जो कि आगे चल के गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये नदी उत्तराखंड राज्य के सुदूर उत्तर में नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, यहां से इसका ओरिजिन है। यहां से काली नदी के रूप में उत्पन्न होती है। तो नंदा देवी जो पीक है, गुरला जो यहाँ पर देखेंगे मानसरोवर लेक थोड़ा सा आपका ईस्ट में हो जाती है। गुरला मानदाता पीक आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहीं पर पास में क्या है, यहीं पर पास में हमारा नंदा देवी पर्वत है, यहाँ से ये निकलेगी। इसके बाद में ये दक्षिण दक्षिण पश्चिमी दिशा में यहाँ पर बहती है, जैसा मैंने बताया नीचे आके होकर ये जो अपना फ्लो करती आएगी और उत्तराखंड राज्य और नेपाल के बीच में यहाँ पर सीमा बना रही होगी। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये रहा आपका नेपाल वाला एरिया और इधर आपका जो उत्तराखंड वाला एरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहाड़ों से जब ये नीचे उतरेगी तो फिर नेपाल का बर्मदेव मंडी, इसमें इंडो गंगेटिक मैदान में प्रवेश करती है और वहां पर शारदा बैराज से ऊपर शारदा बैराज के पास में जाके काफी चौड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप एग्जैक्टली मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपका जो उत्तराखंड वाला रीजन है वो हो जाएगा। शारदा रिवर आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। ये सारी की सारी जो तीनों की तीनों रिवर मैंने आपको यहाँ पर बताई। उसके बाद आगे चल के ये जो गंगा प्रणाली है उसका भाग हो जाएंगे और इस तरह से फिर बांग्लादेश के माध्यम से बे ऑफ बंगाल है उसमें अपना जो पानी है पानी छोड़ती है। इसके बाद इस बिंदु से नीचे से शारदा, यानी कि पहले इसको काली नदी के नाम से जाना था, फिर शारदा नदी के नाम से जाना जाएगा। शारदा नदी फिर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों से होकर ये भारत में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और लगभग 300 मील यानी कि 480 किलोमीटर की यात्रा के बाद बहराइच का जो साउथ वेस्ट है वहां पर घग्गर नदी जो गंगा की सहायक नदी है उसमें मिल जाती है। मैंने आपको दोनों इमेज में यहाँ पर दिखाया। सबसे वेस्ट में ये वाला पार्ट है, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा काली नदी और ये जो मेन स्ट्रीम है हमारी ये है घग्गर नदी वाली। ठीक है, तो ये घग्गर नदी और यहाँ पर आके ये घग्गर के राइट में हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसकी जो सहायक नदी है उनके बारे में बात करें तो धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक ओवरव्यू चीज हमने देखी। अब यहाँ पर थोड़ा सा शारदा बैराज यानी कि जो बांध है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये उत्तराखंड का जो बनबसा है उसके पास में सिचुएटेड है और ये शारदा नहर जो बनी हुई है उस नहर का सोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये उस बांध का या फिर बैराज का जो रियल इमेज आपके सामने आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शारदा नहर जो 1930 में पूरी हुई उत्तरी भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहरों में से एक है, इसलिए ये थोड़ा सा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो फैक्ट है वो फैक्ट हमारे यहाँ पर जरूरी हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये क्यों न्यूज में है? तो हम देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले उनके द्वारा जी के देवधर, एवी पटवर्धन और एन.ए. द्रविड़ इन सब के साथ मिलकर 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में करी गई थी। तो 12 जून की खबर थी, इसलिए आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गोखले के अनुसार इस संस्था का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था जो धार्मिक भावना से प्रेरित होकर अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार हैं। और ध्यान रखिएगा, जब बात मॉडर्न इंडिया की करी जा रही है तो मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये हमारे एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
अब इस संस्था के उद्देश्य क्या थे, उन उद्देश्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक शिक्षा और आंदोलन और भारत की जनता के जो राष्ट्रीय हित थे उनको संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाना। इस संस्था के सदस्य भारतीय राष्ट्रवाद के युवा मिशनरी माने जाते थे। वीएस श्रीनिवास शास्त्री, हृदयनाथ कुंजरू और जिन्हें एचएन कुंजरू भी हम कहते हैं, एवी ठक्कर, ऐसे कई भारतीय राष्ट्रवादी इस संस्था के सदस्य बने थे। क्या पता कल को ये पूछ ले निम्न में से कौन से सदस्य थे, कौन से सदस्य नहीं थे। सदस्यों को 5 वर्षों का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दिया जाता था और बहुत ही मामूली वेतन पर वो अपनी सेवाएं देने के लिए, क्योंकि देश सेवा कर रहे होते थे। 1915 में जब गोखले साहब का निधन हुआ तो उन्हें फिर श्रीनिवासन शास्त्री, उन्होंने अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उनको रिप्लेसमेंट देखने को मिला। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो पुणे, यानी कि जो पहले इसका नाम था पूना, वहां पर था। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो चेन्नई यानी कि मद्रास में, मुंबई, बॉम्बे, इलाहाबाद, नागपुर और अलग अलग जगहों पर इसकी जो शाखाएं हैं वो हमें देखने को मिली। हालांकि समय के साथ जो सदस्य हैं उनकी संख्या घटती गई, लेकिन फिर भी सामाजिक सेवा के आदर्शों को दर्शाने में इसका जो योगदान है वो योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे डीएनए पहचान के बारे में, यानी डीएनए आइडेंटिफिकेशन के बारे में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात के अंदर आपने यहाँ पर देखा होगा किस तरह से ये जो एयर इंडिया का विमान है ये क्रैश हुआ था। तो उसमें जो मृतकों की संख्या थी उसको देखते हुए या फिर जो मृतकों की पहचान थी उसके लिए डीएनए जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन है इसका जो इस्तेमाल करा गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो चर्चाओं में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं तो एयर इंडिया का 878 ड्रीमलाइन विमान, इसके क्रैश होने के बाद जो डीएनए विश्लेषण का उपयोग यहाँ पर करा जा रहा है मृतकों के अवशेषों की पहचानने में, क्योंकि इतना भयंकर जो क्रश हुआ कि सीधी तरीके से सामान्य तरीके से पहचानना पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब डीएनए आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से कौन किसके परिवार का है, कौन व्यक्ति, उन सब की पहचान यहाँ पर स्थापित करी जा रही है। दरअसल ये अगर मानव अवशेषों को हमें पहचानना है, उनकी पहचान स्थापित करनी है, तो डीएनए आइडेंटिफिकेशन सबसे सटीक और सबसे बेहतर प्रणाली मानी जाती है। स्पेशली जहां बड़ी संख्या में मौतें होती हैं और शवों की पहचान सामान्य रूप से संभव नहीं होती, वहां पर हम इसका यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो क्या किया जाता है। सबसे पहले जो डीएनए होते हैं उन डीएनए का कलेक्शन और स्टोरिंग यानी कि संग्रहण और भंडारण होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका डीएनए धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, यानी कि समय के साथ नष्ट होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ठंडे और सूखे वातावरण में डीएनए ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, जबकि गर्म और नमी युक्त माहौल में जल्दी डिटोरिएट होने लगता है, जल्दी खराब होता है। नमूने लेने के बाद उन्हें यथासंभव ठंडी और सूखी जगह पर रखा जाता है, सो दैट वो थोड़ा सा लंबे समय तक, जब तक जांच बननी है, जब तक जांच पूरी करनी है, तब तक वो अपना यहाँ पर बना रहे। अब हम देखें तो जो डीएनए के जो सैंपल्स हैं उन सैंपल्स को -20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करा जाता है। और यदि अगर वो सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे मान लो कोई त्वचा है, मसल है, तो उन्हें फिर 95% एथेनॉल में भी उनको सेव करके रखा जा सकता है। सॉफ्ट टिश्यू का डीएनए जल्दी नष्ट हो जाता है, जबकि हार्ड टिश्यू जैसे मान लो हड्डी है या फिर दांत है, तो वो ये है लंबे समय तक वो बने रहते हैं, लेकिन मसल है, स्किन है, वो तो जल्दी खत्म होगी सबसे पहले। इसका रीजन ये है कि जो हार्ड टिश्यू है उसकी सेल्स सड़न और विघटन इससे काफी हद तक सुरक्षित रहती हैं, जैसे जिस हम हड्डियों के बारे में बात करते हैं, लंबे समय तक बनी रहती हैं। अब जो डीएनए सैंपल्स हमने लिए उनसे पहचान स्थापित करने के लिए किन किन विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं वो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंस टेक में आपने प्रीलिम्स में देखा होगा आजकल वो डिटेल में घुस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एसटीआर विश्लेषण यानी कि शॉर्ट टैंडम रिपीट। तो ये छोटे छोटे दोहराए जाने वाले जो रिपीटिंग अनुक्रम होते हैं, सीक्वेंस, उनकी पहचान करता है। और ये जो एसटीआर होते हैं हर इंडिविजुअल में अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन ये इस पहचान के लिए जरूरी होते हैं। 15 या फिर ज्यादा हाइपर वेरिएबल क्षेत्रों का विश्लेषण करके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनकी पुष्टि इस निश्चितता से करी जा सकती है, यानी कि उच्च स्तर की, यानी कि यहाँ पर जो सटीकता है वो काफी देखने को मिलती है। अब ये जो एसटीआर है ये न्यूक्लियर डीएनए कोशिका के नाभिक में स्थित पाए जाते हैं, वहीं से इसको निकाला जाता है। इसलिए एसटीआर विश्लेषण के लिए ये आवश्यक है कि न्यूक्लियर डीएनए नष्ट ना हुआ हो, तभी आप इसकी जो जांच पड़ताल है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी कि एमटी-डीएनए, इसका एनालिसिस करना। तो इसका यूज जब किया जाएगा जब पहला न्यूक्लियर डीएनए नष्ट या फिर अनुपलब्ध होता है, यानी कि या तो वो डीएनए अवेलेबल नहीं है दूसरी बार में, क्योंकि सबसे बेस्ट वो है यहाँ पर दूसरी जो प्रायोरिटी है, तब इसका यूज किया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोशिका के ऊर्जा उत्पादक जो अंग होते हैं उनमें पाया जाता है, और जो एम्प्टी डीएनए होता है एक कोशिका में कई लिपियों में यानी कई प्रतियां जो होती हैं उनमें होता है, इसलिए खराब संरक्षित अवशेषों से आसानी से मिल जाता है, कई कॉपीज इसकी मिल जाती हैं। तो ये मां से संतानों को बिना बदलाव के जो है ट्रांसफर होता है, इसलिए इसकी जो पहचान है आराम से यहाँ पर हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति के अवशेष हैं उनके नमूनों को उसी माँ यानी कि उनकी जो माँ है यानी कि जो वंशावली है, माँ रहा, नानी रहे, भाई रहे, बहन रहे, उनमें से किसी भी मातृ पक्षी रिश्तेदार के जो नमूने हैं यानी कि मदर साइड जो होती है उनके सैंपल से मैच कराया जाता है।
तीसरा जो तरीका है वो है वाई क्रोमोसोमल विश्लेषण। ये एनालिसिस कराया जाता है। इसका क्या मतलब है? तो दरअसल इंसान के अंदर दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स एक वाई। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई। पुरुषों में आमतौर पर एक एक्स और एक वाई होता है, जबकि महिलाओं में जो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। ये मेथड में क्या होता है कि इसमें जो वाई क्रोमोसोम है उस पर मौजूद एसटीआर का पैनल परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाई क्रोमोसोम पिता से पुत्र में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका प्रयोग पुरुष रिश्तेदारों के साथ मिलान के लिए। अभी पहले वाले हम मदर साइड की बात कर रहे थे, यहां पर जो फादर साइड है उनकी बात करी जाएगी। ये तब उपयोगी होता है जब करीबी रिश्तेदार उपलब्ध नहीं होते, मान लो है ही नहीं अवेलेबल, तो ऐसे भाई चाचा या फिर चचेरे भाई का डीएनए यहां पर जो मिलाया जा सकता है और उनकी पहचान करी जा सकती है। देन बात आती है एसएनपी यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म विश्लेषण। इसके बारे में ये ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन में मान लो जो डेड बॉडीज है या फिर जो व्यक्ति है वो, या फिर जो मैं कहूं कि उसका जो डीएनए वो बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है, उसको काफी मुश्किल है पहचानना, तब उसका हम डिग्रेड यानी कि बहुत बुरी तरह से डिग्रेड हो गया हो। एसएनपी वो स्थान होता है जहां डीएनए सीक्वेंस का एक जो एकल बेस ए, सी, जी या फिर टी, ये व्यक्ति विशेष के अंदर अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। क्योंकि एसएनपीज हर व्यक्ति में विशिष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें पहचान के इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके लिए व्यक्ति की निजी वस्तुओं जैसे टूथब्रश रहा, हेयर ब्रश रहा, उनसे जो रेफरेंस है वो क्योंकि अगर मान लो कोई है ही नहीं अवेलेबल या फिर बुरी तरह से हो गया, तो उस व्यक्ति ने जब भी कुछ ऐसी चीजें यूज करी होंगी, मान लो अपना टूथब्रश यूज कर रहा है, अपना बालों के लिए कंघे वगैरह, तो हो सकता है उस कंघे के अंदर बाल होंगे या फिर डीएनए वहां से मिल जाएगा। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करा जाता है। अगली न्यूज है हमारी प्रसाद योजना से संबंधित। तो कर्नाटक गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में काफी तनाव चल रहा था इस चीज को लेके, और फाइनली चामुंडी हिल्स हैं, इनके विकास को लेके केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है उसके अंतर्गत कुछ प्रगति देखने को मिल रही है ना। ये प्रसाद योजना क्या है? तो यहां पर देखेंगे पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनको जाने के लिए, उनके रखरखाव करने के लिए इन सभी ये जो हमारी योजना है इस योजना का इस्तेमाल किया जाता है, सरकार उनका संरक्षण करती है। हिंदी में कहेंगे इसको तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। शुरुआत कब होती है? शुरुआती वर्ष जानना बहुत जरूरी है, 14-15 में इसकी शुरुआत होती है। मंत्रालय कौन सा है? पर्यटन मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैसी योजना है? क्या पता है स्टेटमेंट में लिख दे कि केंद्रीय क्षेत्र की नहीं, क्षेत्र की नहीं, ये केंद्रीय स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर की जो योजना है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेक्टर योजना है, ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य जो तीर्थ स्थल हैं उनको इंटीग्रेटेडली डेवलप करना है, और ऐसा डेवलप करना कि जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको भी सुविधा मिले और वहां से जो इकोनॉमी है वो भी रिवाइव हो और इनका संरक्षण भी करा जा सके। ठीक है, तो विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास करना ताकि तीर्थयात्रियों और विरासत प्रेमियों को ज्यादा समृद्ध अनुभव यानी कि बेहतर अनुभव उनको यहाँ पर मिल सके। फंडिंग कहां से आएगी इसकी? तो सीएसआर एक टर्म होता है, आप लोगों को पता होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वहीं से पैसा इकट्ठा होगा, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान करी जाती है। इसके अलावा सीएसआर इनिशिएटिव रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहे, इनके माध्यम से स्वैच्छिक योगदान है उसको भी यहां पर स्वीकार करा जाता है। इसमें क्या क्या होगा? जो प्रवेश बिंदु हैं वहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो बनाए जाएंगे, यानी कि सड़क, रेल, जल, उनकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। बुनियादी पर्यटन सुविधाएं हम देखेंगे तो जिस फॉर एग्जांपल वॉशरूम रहे, विश्राम गृह रहे, पानी पीने की उचित व्यवस्था रही, उन सब चीजों को शामिल करा जाएगा। ये योजना तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक विरासत स्थल उनके पर्यटन के दृष्टिकोण से समग्र रूप से विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से पूरे दिन भर की अलग अलग सोर्सेज से जो सबसे प्रमुख हमारे जो टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो आपके इस रिवीजन में बहुत शानदार होंगे। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ये रहे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट पीडीएफ में वहीं पे प्रोवाइड कराता हूँ। एंड यस, जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है उसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।